हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एक दंतुरित यह दंतुरित मुस्कान। तो यहाँ पे पहले हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम टाइटल का ही मतलब जान लें। तो जो यह मतलब तो आप लोग जानते होंगे। तो दंतुरित का मतलब होता है जिसकी अभी नए नए दांत आए हों। जैसे छोटा बच्चा जो होता है ना, तो उसके नए नए दांत आते हैं, जैसा कि शब्द से ही पता चलता है दंतुरित मतलब दांत से ही रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब है कि जब छोटे बच्चे जो छोटा बच्चा रहता है, जो उसकी खिलखिलाहट होती है, उसके बारे में यहाँ पे कवि ने बताया है। तो आप लोग आराम से ही समझ सकते होंगे कि यहाँ पे कवि किस चीज़ की कल्पना की होंगी। वो ये बताते हैं कि जब एक छोटा बच्चा मुस्कुराता है तो उनके आसपास का जो वातावरण है और उन्हें कितना आनंद मिलता है, और वो उसकी जो मुस्कुराहट होती है वो उस बच्चे को कितनी वो कवि को कितनी सुंदर लगती है। यानी कि जो बच्चे की मुस्कुराहट है वो कवि को बहुत ही सुंदर लगती है। तो आइए चलिए इसे पढ़ते हैं और इसे डीप में समझते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारी दंतुरी यानी ये जो तुम्हारे नए दांत के मुस्कान है, यानी छोटा बच्चा जो होता है वो तो किसी को भी देखकर हंस देता है ना। तो वही कवि को देखकर जब हंसा, तो कवि को यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे नए दांतों का मुस्कान है, ये मृतक यानी कि कोई मरा हुआ अगर व्यक्ति है उसमें भी जान डाल देगा। यानी कि यहाँ पे कवि तुलना बहुत ही ज़्यादा करते हैं। मतलब ये जो पूरी पोयम है इसमें कवि सबसे ज़्यादा तुलना करते हैं। तो यहाँ पे भी तुलना कर रहे हैं। किससे तुलना कर रहे हैं? कि वो जो छोटा बच्चा है उसकी मुस्कान इतनी अच्छी है कि वो मृतक में भी जान डाल देगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। वे कहते हैं कि जब तुम इस प्रकार हंसते हो तो जैसे मानो कि मेरे घर में कमल खिल रहा हो। जलजात मतलब कमल, कमल खिला हो। क्यों कमल? अब वो जो कमल है वो सारा तालाब उतना बड़ा सा है, लेकिन उन सभी तालाब को छोड़ करके वो कमल मेरे घर में उग रहा है। क्यों उग रहा है? क्योंकि जब तुम हंसते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे कि जो कमल है वो मेरे घर में उग रहा है। तो ये थी चौथी लाइन की मीनिंग। लेकिन जो तीसरी लाइन है उसकी मीनिंग मैं बताता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं पोयम है तो भाई नीचे से ही अर्थ निकालना होगा ना। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, वो कहते हैं कि जो तुम्हारे ये शरीर हैं वो पूरे धूल से लिपटे हुए हैं। और मतलब कि अब देखिए, अब चारों लाइन का मीनिंग देखिए पूरे पूरे साथ में। वो चारों लाइन में कहते हैं कि ये जो तुम्हारे नए दांतों का मुस्कान है वो मृतक में भी जान डाल देगा। यानी अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति है तो उसमें भी जान डाल देगा। और ये जो तुम्हारे शरीर पर धूल लगी है खेलने की वजह से, जैसे तुम मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो, और इसी की वजह से और तुम्हारे मुस्कान की वजह से सारा तालाब छोड़कर कमल आज हमारे घर में उगा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। वो कहते हैं कि तुम जब इस तरह से खिलखिला कर हंसते हो, तुम जब इस तरह से मुस्कुराते हो, तो कोई भी अगर पाषाण हृदय हो वो भी पिघल कर जल बन जाएगा। यानी कि उसकी मुस्कान इतनी ज़्यादा सुंदर है और इसकी मुस्कान काफ़ी अच्छी है। तो पूरा मिला जुला के पहले पैराग्राफ में वो उसकी दंतुरित मुस्कान का अच्छे से वर्णन करते हैं। तो चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सेफलिका के फूल, बांस था कि बबूल तुम। अब यहाँ तक का देखिए, तुम मुझे जैसे ही छुए क्या सही, जो शेषफलिका यानी कि ये एक पेड़ होता है शेफलिका, तो इसके जो फूल हैं वो झरने लगे। यानी कि एक तरह से कवि ये हमें सांकेतिक अर्थ देना चाहते हैं कि जैसे ही वो कवि को छूता है वैसे ही मतलब कि वहाँ पर फूलों की बारिश होने लगती है। तो कवि का यही सांकेतिक अर्थ है, समझने की कोशिश कीजिए। बास था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंखें लूँ मैं फिर,
तो यहाँ तक ये जो पूरा है, यहाँ पे वो उससे प्रश्न कर रहे हैं, तुम बातें मुझसे क्यों नहीं कर रहे हो। वो उस छोटे बच्चे से इस प्रश्न कर रहे हैं कि तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो। क्या मैं अपना मुंह फेर लूं, और क्या तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। क्या तुम मुझे अजनबी की तरह देख रहे हो। क्या तुम खेलते खेलते थक गए। तो इन्हीं सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा कवि हमें ये बता रहे हैं कि वो बच्चे से प्रश्न कर रहे हैं कि तुम कवि से बातें क्यों नहीं कर रहे हो। यानी जो बच्चा है वो कवि से बातें क्यों नहीं कर रहा है। तुम्हारे या नहीं, रुकिए। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी मान न माध्यम बनी होती आज। मैं न दे सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। वो कहते हैं कि क्या हुआ, यानी कि अगर अब की बार हम दोनों पर एक दूसरे से परिचित नहीं हुए। परिचित होने का ये मतलब है कि न तुम मुझे जान पाए ना मैं तुम्हें जान पाया। अब ये कैसे हो सकता है। ये इस तरह से हो सकता है क्योंकि जब बच्चा बड़ा होगा तब उसे थोड़ी याद होगा। वो तो अपने होश तो संभाले नहीं रहा होगा। इसीलिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि क्या हुआ जब अब की बार हम लोग नहीं परिचित हो पाए तो। लेकिन तुम्हारी माँ भी क्या है, धन्य है, जिन्होंने मुझे तुमसे मिलने का अवसर दिया और ये तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देखने का अवसर दिया। तो यहाँ तक का मीनिंग यही था। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें। अब कहते हैं कि चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही मधुर पर, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब भी आंखें चाल, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। वो यहाँ पे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक अतिथि के समान हूँ, क्या तुम तभी मुझे नहीं देख रहे हो। यानी कि तुम मुझसे परिचित क्यों नहीं हो रहे हो। तुम मुझसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो। तुम मुझसे बातचीत करो। वो बातचीत करने के लिए उस बालक से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी जो माँ है वो बार बार तुम्हारी उंगलियां मेरे हाथ से टच कर रही हैं ताकि हम दोनों परिचित हो जाएं, लेकिन तुम तो उसके लिए तैयार ही नहीं होते हो। और तुम मेरी तरफ बार बार कनखी देखते हो। कनखी मतलब कि नहीं देखते, तिरछी नहीं देखते हैं सीधे, पर आंखें पीछे देखती हैं। मतलब हमारा जो सर होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है लेकिन हमारी आंखें पीछे होती हैं। उस फीलिंग को कह रहे हैं कि तिरछी नज़र, उसी को तिरछी नज़र बोलते हैं। तो वो जो है वो तिरछी नज़र से कवि की ओर देखता है, और जब वो ऐसे देखता है तो कवि को लगता है कि उसकी जो सीधा सर है और तिरछी देख रहा है ना, मैं आपको जैसे बताया, तो कवि को लगता है कि उसकी चार आँख हैं, चार आँख हैं, और उसी तरह से उसकी कंपेरिजन कर रहे हैं क्योंकि उसका सिर सीधा है, दो आँख वैसे, और दो आँख जो उसे पीछे या फिर तिरछी नज़र से देख रही हैं कवि को। तो वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है, नए दांतों की खिलखिलाहट है, वो मुझे बहुत ही अत्यधिक सुंदर और अच्छी लगती है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब आइए मैं आपको पहले और दूसरे पैराग्राफ में अंतर बता देता हूँ या फिर उसकी मीनिंग बता देता हूँ। तो जो पहले पेज पे पैराग्राफ है उसमें हमें कवि ये बता रहे हैं कि उसकी जो मुस्कान है, वैसे दोनों पैराग्राफ में मुस्कान के बारे में बता रहे हैं, पर दूसरे पैराग्राफ में हल्का सा अंतर यही है कि वो अपना परिचय करवाने के लिए भी उस बच्चे को, उस बालक से बातें करते हैं। लेकिन जो पहला पैराग्राफ उसमें सिर्फ उसकी दंतुरित मुस्कान की तुलना कर रहे हैं कि वो किसके समान है, वो किसके समान है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कीप सपोर्टिंग। तो बच्चों ये है इस वीडियो का पार्ट 2। इसमें हम आपको बताएंगे इसी के नीचे वाले चैप्टर के बारे में जो है फसल। यहाँ पे मेनली जो कवि हैं वो हमें ये बताना चाहते हैं कि फसल क्या होती है और उसमें किस किस चीज़ों का बहुत बड़ा बड़ा योगदान होता है, यानी कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं और कौन कौन सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती हैं एक फसल को उगाने के लिए। तो चलिए आइए इसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे कवि स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। यानी कि जो कवि हैं वो हमें यहाँ पे फसल को जादू के नाम दे रहे हैं। यानी जो फसल है उसका नाम यहाँ पे जादू से, मतलब उसका नाम जो है वो कवि ने जादू रखा है। तो वो कह रहे हैं कि एक नदी नहीं, दो नदी नहीं,
कई नदियों यानी कि ढेर सारी नदियों का ये जादू है। यानी जो नदियाँ होती है वो एक ही नदी से पानी थोड़ी ना आता है सब खेत में। अब भाई यहाँ अलग नदी से खेत सींचता है, कहीं और अलग नदी से खेत सींचता होगा, तो वही ढेर सारी नदियों से सींच के फसल उगता है, यही कहना चाहते हैं कवि। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा एक की नहीं। वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति थोड़ी है जिसके हाथों की, मतलब कि एक नहीं, दो नहीं, मतलब कई सारे व्यक्तियों के हाथों का ही तो जादू है ये फसल। वरना क्या आज एक व्यक्ति फसल उगा पाएगा पूरे संसार के लिए? भाई कॉमन सी बात है, एक व्यक्ति पूरे संसार के लिए फसल थोड़ी उगा पाएगा। तो वही कह रहे हैं कि ये ढेर सारे किसानों के हाथों का जादू है, जो कि किसानों को फसल उगाने का प्रेरित, मतलब कि यहाँ पे किसान किस तरह फसल उगाते हैं उसके बारे में कवि हमें बता रहे हैं। दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। फसल क्या है? वो कह रहे हैं कि ये जो फसल उगती है वो सिर्फ दो ही खेत में थोड़ी उगेगी, उससे ज़्यादा खेतों में उगेगी ना। वही कह रहे हैं कि सिर्फ दो ही खेतों की नहीं है, हजार हजार खेतों की मिट्टी का ये गुण धर्म है। फसल क्या है? तो कुछ नहीं, वह नदियों का पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली सदरी मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। वो बता रहे हैं कि किस किस चीज़ों का यहाँ पे योगदान होता है, जैसे कि हवा का योगदान होता है, सूरज का योगदान होता है, मिट्टी का योगदान होता है, पानी का योगदान होता है। तो इन सारी चीज़ों का योगदान का वो वर्णन कर रहे हैं। तो बस इतना ही। ये पोएम वैसे बहुत काफ़ी छोटी और सरल थी, तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी मदद हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।